आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे स्टूडेंट, आज हम आपके लिए जीके का मॉडल पेपर 9 नंबर लेकर हाजिर बच्चों। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की घड़ियां बिल्कुल नजदीक हैं। इस नाते अभी की क्लास हम आपकी एकदम से टू द पॉइंट ले रहे हैं बच्चों। और डेली कहता हूं कि अपने मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर जितने इंपॉर्टेंट उसकी प्लेलिस्ट हमने बनवा दी है, तो सारे क्लास आप वहां से एक बार देख करके आप रिवीजन उनका कर लीजिए, तो जीएस का जो आपका पोर्शन वो भी आपका बेहतर हो जाएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिनको ये लगता है कि लास्ट टाइम में जीएस में कम से कम 20-22 क्वेश्चन आराम से कर ले जाना चाहते हैं बच्चों। लेकिन इसके लिए शर्त है कम से कम सारी जितनी भी क्लासेस कराएं एक बार आप लोग अच्छे से उनको देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है स्टूडेंट। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है? तो भाई सीएफसी ओजोन परत के लिए जिम्मेदार होती है, हाँ होती है। हेलोन ये भी होती है बच्चों, और एचसीएफसी तीन के तीनों होती हैं। तो इससे तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे डाईऑक्सिस की, तो ऑक्सिन्स की, तो डाईऑक्सिन्स आपका ओजोन परत के विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डाईऑक्सिन्स। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, कहता है शिक्षण के गत्यात्मक उपागम के अभिप्रेत इनका क्या है? तो पहला ऑप्शन इसमें कहते हैं कि शिक्षण व्याख्यान आधारित होना चाहिए। भाई गत्यात्मक उपागम का यह मतलब तो नहीं है। शिक्षकों को ऊर्जावान होना चाहिए, ये भी गलत होगा। शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ मित्रवत और उनके अनुकूल, ये भी गलत होगा। जो गत्यात्मक उपागम का मतलब है वह विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से सिखाना ही गत्यात्मक उपागम का अर्थ होता है स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। अगला लिख रहे हैं ये कि भाई मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति की जांच करने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। तो ये स्थानन है, नैदानिक है, रचनात्मक है या संकल्पनात्मक बच्चों? तो ये क्या होता है आपका? रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि जब किसी उत्तरदाता को किसी प्रश्न के लिए संभावित उत्तरों का एक सेट दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं निस्सीम यानी ओपन एंडेड प्रश्न, या शास्त्रीय क्लासिकल प्रश्न, या फिर कहते हैं फिल्टर्ड प्रश्न, या निश्चित विकल्प वाले प्रश्न यानी फिक्स्ड चॉइस प्रश्न। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कि जब किसी उत्तरदाता को किसी प्रश्न के लिए संभावित उत्तरों का एक सेट दिया जाता है तो इसको कहा जाता है निश्चित विकल्प वाले प्रश्न यानी फिक्स्ड चॉइस प्रश्न। माय डियर स्टूडेंट, अगला सवाल आपका है कि किसी शोध परियोजना में उचित प्राचलिक परीक्षण का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है? संभावना होती है, एक आपका है अल्फा त्रुटि, फिर आपका है बीटा त्रुटि, दोनों अल्फा और बीटा त्रुटि है, तीसरा ना अल्फा त्रुटि और ना बीटा त्रुटि है। तो ये किसी शोध परियोजना में उचित प्राचलिक परीक्षण का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसा करने में जो त्रुटि होती है एक्चुअली वो कहलाती है अल्फा त्रुटि। क्या कहते हैं उसको? अल्फा त्रुटि कहते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची और पाद टिप्पणी यानी फुटनोट में शोधकर्ता प्रायः संक्षेपाक्षर IBID का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है उसी स्थान में वहां, या प्रस्तावना, और निम्नलिखित, यहां और वहां। नहीं जी,
इस संक्षेप अक्षर का मतलब होता है उसी स्थान में ऑब्लिक वहां। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट पानी के शोधन की रासायनिक शोधन की प्रक्रिया है? तो ये है तल छटन है, निष्प्रभावीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन है, वातन है, अवशोषण है। स्टूडेंट ये जो विधि है कौन सी है? निष्प्रभावीकरण है। अवशिष्ट पानी के शोधन की रासायनिक शोधन की प्रक्रिया कहलाएगी। तो ऑप्शन आपका सेकंड बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, नेत्रों में यानी आंखों में जलन किस प्रदूषक के कारण होती है? तो ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पेन या नाइट्रस ऑक्साइड है। तो यहां से करेक्ट आंसर आप क्या देंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपके उत्तर नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा? आपका पेन होगा बच्चों, पेन। अब आप सोच रहे होंगे पेन का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं नीचे पेन का फुल फॉर्म इसका लिख देता हूं आपका। पेन का फुल फॉर्म होता है पैरोक्सी। क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका फुल फॉर्म, जान लीजिए, पैरोक्सी, पैरोक्सी एसिटिल, पैरोक्सी, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एसिटिल नाइट्रेट, 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 ये इसका फुल फॉर्म है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पेन हो जाएगा, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एसिटिल नाइट्रेट। यहाँ पे एक शब्द आपको लेके आना है, कहता है कि इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित हैं। वो स्थान क्या? फाइल एक्सप्लोरर कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है, www या प्रोटोकॉल या वेब ब्राउजर? तो एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पर होगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर एक स्थान, सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन क्या होते हैं? संग्रहित रहते हैं बच्चों। अगला है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम, परम का जो निर्माण है वो कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ, चेन्नई में हुआ, दिल्ली में या फिर पुणे में हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ आपका? पुणे में हुआ, पुणे, पुणे में बच्चों हुआ, सीडैक में, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, एक बाइट बनता है, एक बाइट बनता है किससे बनता है ये? एक बिट से, 4 बिट से या 8 बाइट से? तो एक बाइट जो बराबर है वो 8 बिट के होता है, एक बाइट 8 बिट के बराबर होगा भाई। अगला सवाल, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन कौन सा? वेबलॉग, 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 ब्लॉग या वेडलॉग? एक्चुअली स्टूडेंट ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे मेरे सभी भविष्य के असिस्टेंट प्रोफेसर। ब्लॉगिंग आप में से कई लोग ब्लॉगिंग करते भी होंगे। ये है वेबलॉग का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये है आपका ब्लॉग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जरा आप लोग करने की कोशिश करिए, देखिए कौन कौन उत्तर इसका दे पाता है भाई। कहता हाई प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। अब ये हाई प्रतियां प्राप्त की जा सकती किससे? स्कैनर से, स्कैनर से, स्पीकर से, प्रिंटर से, प्रिंटर से, या फिर आपका ये रिकॉर्डर है। तो आप हमें करेक्ट बताएं, इसमें आंसर आप लोग क्या उत्तर चुनने वाले हैं? बताइए भाई। स्कैनर आप लोग उत्तर देंगे, स्पीकर देंगे, प्रिंटर देंगे या फिर रिकॉर्डर देंगे? तो अगर हम इस प्रश्न के बारे में बात करें तो ये निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा? आपका प्रिंटर हो जाएगा। और यहां शब्द होना चाहिए था ये हार्ड प्रतियां, हार्ड प्रतियां। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बच्चों। अगला हमने बच्चों टू द पॉइंट इसलिए रखा ताकि आप कम समय में चीजों को रिवाइज कर पाए। पीछे के सेटों में हमने जबरदस्त व्याख्या की, आपको याद होगा। तो इस नाते अब इधर चीजों बस टू द पॉइंट आप करते हुए आगे बढ़िए और जरा जोश और उत्साह के साथ आप लोग वीडियो के नीचे हमें जरूर बताइए कि 30 क्वेश्चन में आप कितने सही अभी कर पा रहे हो, तो एक अनुमान हो कि अभी और क्या सुधार की आवश्यकता रह जा रही बच्चों। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि ये 74 एक बच्चों, बाकी 75 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कल निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है?
तो जो बांध भागीरथी नदी पर बना है उसका नाम भाखड़ा नांगल बांध है, उकाई बांध है, या नागार्जुन बांध, या फिर टिहरी बांध। ये बांध कौन सा है जी? ये बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। अगला आप कर सकते हो, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करेगा? तो भाई मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, भाई मुद्रा संकुचन का मतलब मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। नहीं जी, मुद्रा संकुचन का अर्थ है मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही मशहूर सवाल बच्चों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़े सैन्य अधिकारी इनमें से कौन था? तो आर्थर वेलेस्ली है, या मैसन है, स्लीमैन है, या जनरल डायर है। जनरल डायर, जलियांवाला बाग का नाम आपको याद आते ही अनायास आ जाता है, ये जनरल डायर था जिसने 1000 निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। फखरुद्दीन अली अहमद, पहले बच्चों ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद क्या रहे हैं? ये नहीं। और राष्ट्रपति रहे बीबी गिरी, बीबी गिरी भी आपके रह चुके बच्चों, पहले उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी आपके रह चुके हैं, पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पहले रह चुके उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति। यानी ये तीनों लोग पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये तीनों लोग पहले क्या रह चुके? उपराष्ट्रपति। और बाद में ये लोग राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ये राष्ट्रपति रहे हैं। और ये डायरेक्ट क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने। और ये भी जानिएगा कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, यानी कार्यकाल के दौरान इनकी मौत भी हो गई थी। कार्यकाल या पद पर रहते ही कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी महत्वपूर्ण बात है, तो याद रखिएगा, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो आपका उत्तर हो गया फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहेंगे तो इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, या फिर आप बोलोगे एनी बेसेंट, या सुचेता कृपलानी, तो आप सबको पता है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या लेंगे आप? एनी बेसेंट लेंगे। किसको लेंगे? एनी बेसेंट लेंगे। और ये भी आप जानते हैं कि वो 1917 का दिसंबर 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था। दिसंबर 1917 कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। और आप जानते हैं कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो ये है आपका कानपुर, नाम बताइए। कानपुर 1925 कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें कौन अध्यक्ष बनी थी भाई? जल्दी से बता दीजिएगा। सरोजनी नायडू। कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बच्चों हैं? तो ये हैं सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी किस देश ने की? पहली बात तो जान लो, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है जी? 5 जून को। तो ये कह रहे हैं जो 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस हुआ, उसका मेजबानी किसने करी थी? तो आपका उत्तर आएगा कि उसकी मेजबानी सऊदी अरब ने किया था। किसने किया था भैया? सऊदी अरब ने उसकी मेजबानी की थी। और इसकी जो थीम थी वो भी लिख लीजिए, 2024 की थीम कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। थीम यहां लिख लीजिएगा, भूमि पुनर्स्थापन। तो भूमि पुनर्स्थापन, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण, और
और सूखे से निपटने की क्षमता, सूखे से निपटने की क्षमता, ये था आपका क्या थीम थी बच्चों 2024 वाले विश्व पर्यावरण दिवस की। नेक्स्ट आपका बहुत शानदार, किसको भारतीय स्वतंत्रता की जननी निर्विवाद नाम है मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम करेंगे, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है बच्चों? आप जानते हैं ये हैं कौन है भैया? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख यानी एमजी रानाडे, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, और ये जीएच देशमुख आपका उत्तर हो जाएंगे। जीएच देशमुख का मतलब है गोपाल हरि देशमुख। क्या नाम है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाता है। लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाता है। लीजिए अगला क्वेश्चन सब लोग करें, ये तो सबका फेवरेट है ना भाई, फटाफट उत्तर दीजिए। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट की सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी बच्चों? लौरा बोलवार्ट हैं, या अमेलिया केर हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, या जोमिना रोड्रिग्स हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अमेलिया केर। अमेलिया केर, अमेलिया केर आप बता सकते किस देश की है बच्चों? ये है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कहाँ की? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आपका है कि चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन यानी टीका को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, कनाडा या फिर चीन? इस वैक्सीन को विकसित किया, डेवलप किया किसने? ऑस्ट्रिया ने। अगला क्वेश्चन करेंगे, 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया। 10वां संविधान दिवस मनाया गया, पूछ रहे हैं जिसका मुख्य विषय क्या था? हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान, ये विषय था आपका, या हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, संविधान और हमारा स्वाभिमान, एक देश एक संविधान, ये था आपका हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। सावधानी पूर्वक चुनेंगे तब, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। थीम यही बच्चों, विषय यही आपका है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्यों में कौन शामिल नहीं है? इनमें छत्तीसगढ़ तो शामिल, उत्तर प्रदेश भी शामिल, ओडिशा भी शामिल है। शीर्ष 4 राज्यों में बिहार का नाम नहीं है। बिहार का नाम नहीं है। नेक्स्ट अपना है कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कब से कब तक लागू किया जाएगा? और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। तो ये सत्र है बच्चों 2024-25 से 2030-31 है। इस नाते आप यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन ए चुनिएगा कि 2024-25 से लेके 2030 और 31 तक है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये है सूची विल्स, या क्लाउडिया सीनबॉम, रेचल रिव्स, या हेला थॉमस डॉटीर? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति का खिताब दिया जाएगा, किसको मिला है? ये है क्लाउडिया सीनबॉम, पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही हम इसकी रक्षा करेंगे, ये कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है, लॉर्ड रीडिंग का है, कर्जन का, या फिर डफरिन का है? वास्तव में स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। आज के इस मॉडल पेपर का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने है, इसका उत्तर दे दीजिए। कहता कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है? सौर मंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति नहीं, दूसरा नहीं बल्कि वो सबसे बड़ा ग्रह ही है, यही सुमेलित नहीं बच्चों। बाकी फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह, ये तो सही है। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार कहते हैं, ये भी सही है। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर, ये भी सही है।
तो यहाँ पर अगर कोई गलत है तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम क्या है जी, बृहस्पति है। और दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम क्या है, शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है शनि। तो सभी लोग एक बार बता दो कि आज का सेशन आप सबको पसंद आया है। तो बहुत बढ़िया बच्चों, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देना और बार बार कह रहा हूँ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, घबराने के बजाय धैर्यपूर्वक काम करिए। और अब हम आपका मॉडल नंबर 10 कराने चल रहे हैं बच्चों। इसके बाद अगली क्लास आपकी आएगी मॉडल नंबर 10। 10 आपके मॉडल पेपर हो गए, 17-18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपने 17, 10, 27 भी अब लास्ट टाइम आपके पास बचा कम है, अगर इतना भी आपने कर लिया तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एक पूरा ट्रेन, पूरा परिचय हमने आपको समझा दिया है। तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त बच्चों। और बाकी आपका इतिहास की कोई विद्यार्थी है तो डेली रात 10 बजे उसकी शानदार आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें आपको पता है टीजीटी पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे क्लास आती है शाम 4:30 बजे। और हाँ, एक क्लास और शुरू होने जा रही है। जो बच्चे हिंदी से टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो अगर टीजीटी वाले लोग हों तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, वो क्लास भी हम आपकी लगवा देंगे। और शानदार तरीके से आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, इस बार सिलेक्शन लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुलाकात करेंगे आपके अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।